पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम यानी कि हास्कल स्कैम एनपीपी से एक डेफर्ड पेमेंट की एलसी इशू करवाते हैं जो मनी हाइस्ट की तरह एक ऐसी गेम खेलते रहे कि एस्कॉल पेट्रोलियम कंपनी में 54 अरब रुपए से ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती फ्रॉड पर 30 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी एपिसोड इकोनॉमी एक्सप्लेन सीरीज का ही नेक्स्ट पार्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम आखिर हुआ कैसे और इसके पीछे पाकिस्तान की सबसे स्पीडली ग्रो करने वाली ऑयल कंपनी कैसे मुलविस हुई और उस कंपनी का इस पूरे साइनेमैटिक सीरीज के अंदर क्या रोल रहा है। वो कंपनी है हास्कल। हास्कल के स्कैम को डिटेल में देखने से पहले हमें हास्कल की हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। हास्कल पाकिस्तान की एक ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी जिसको पाकिस्तान के मशहूर एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन मुमताज हसन खान ने 2001 के अंदर फाउंड किया। इसका हेडक्वार्टर कराची लियारी में मौजूद है। मुमताज हसन खान ने इस कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से लीड किया। ये कंपनी अपने अगले 10 सालों में पीएसओ के बाद पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी बन गई और उसके मार्केट शेयर 50 रुपीज से 450 रुपीज के ऊपर चले गए। इस कंपनी की इतनी रैपिड ग्रोथ है कि कई इकोनॉमिस्ट ने इस कंपनी को आने वाले फ्यूचर में बिजनेस एम्पायर का लक़ब दे दिया। हम इसकी मेन हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। 2020 के स्टार्टिंग तक तो इस कंपनी का सारा मामला ठीक चलता रहा और फिर हमारी स्टोरी में एंट्री होती है कोरोना वायरस की, जिसने सारे छोटे मोटे बिजनेस को हिला कर रख दिया, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों को भी हिलाया क्योंकि कोरोना के आते ही उसके अगले 4 महीनों के बाद पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया और एक अफरा तफरी जैसी सिचुएशन बन गई। जहां पर दुनिया की बाकी सारी कंपनियों के ऊपर असर पड़ा था, वहां पर सबसे ज्यादा असर पड़ा ऑयल मार्केटिंग और ऑयल डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज के ऊपर क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल ऑयल था और जब से लॉकडाउन लगा तो ट्रांसपोर्ट और कार वैगन किसी तरह का भी व्हीकल नहीं चल रहा था, इसकी वजह से ऑयल मार्केट बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई और इस सारी स्टोरी में पाकिस्तान की हास्कल कंपनी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। लॉकडाउन की वजह से ऑयल की ट्रेडिंग बहुत हद तक खत्म होकर रह गई थी या बिल्कुल ना होने के बराबर थी। इसकी वजह से ऑयल इंडस्ट्रियां तबाह होने के किनारे पर पहुंच गई और रही सही कसर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे देकर पूरी कर दी, जिसकी वजह से इन सब कंपनियों का बट्ठा बैठ गया। आप कहेंगे कि इस तमाम स्टोरी में हास्कल का स्कैम किधर गया? तो रुको जरा, सब्र करो। इस तमाम के बीच में हमारी स्टोरी में एंट्री होती है हास्कल की, जो मनी हाइस्ट की तरह एक ऐसी गेम खेलते रहे कि सबके मुंह से निकलता है बड़ा हरामी हो। इस कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से पैसों की अदम अदायगी या पैसे न होने की वजह से हास्कल को अपना ऑपरेटिंग विंग तक चलाना मुश्किल हो गया और उसके अलावा ऑपरेटिंग विंग तो दूर की बात, तनख्वाहें देने के लाले पड़ गए। लेकिन यहाँ पर हास्कल को कोई भी अकेला नहीं छोड़ता। उसकी मदद करने के लिए उसके साथी बैंक्स और कंपनीज फंड्स और एलसीज इशू करवाती है, जिसमें उनका अपना बैंक एनबीपी भी शामिल है। लेकिन ये सारे फंड्स भी हास्कल के लिए फायदेमंद साबित नहीं क्योंकि हास्कल की रिक्वायरमेंट इन तमाम फंड से बहुत ज्यादा थी, तो इनके साथी बैंक्स इनकी अनफंडेड तरीके से मदद करते हैं, यानी कि इनको एलसीज इशू करवाते हैं। अब वीडियो में आगे जाने से पहले ये समझते हैं कि एलसीज होती क्या है और इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। एलसीज का मतलब है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो बैंक अपने क्लाइंट्स की ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट को देखकर इशू करता है। इसको मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल से समझाता हूँ कि 2 दोस्त हैं, वो आपस में लेन देन शुरू करते हैं बिजनेस के हवाले से। दूसरा दोस्त पहले दोस्त को कहता है कि तुम मेरे से रॉ मटेरियल उठाओ और पैसे चाहे तुम 2 महीने बाद दे देना। तो पहला दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि मेरी क्या गारंटी है कि मैं तुम्हें पैसे दूं या ना दूं। तो दूसरा दोस्त पहले दोस्त को कहता है कि यूं करते हैं, हम तुम्हारे बैंक के पास जाते हैं और उनसे एक सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं कि 2 महीने बाद अगर तुम पैसे ना दे सके, जिस बैंक अकाउंट में तुम्हारा अकाउंट है वो बैंक तुम्हारे बिहाफ पे मुझे पैसे दे देगा और यूं हमारा सिस्टम चलता रहेगा। तो दोनों दोस्त राजी हो जाते हैं और आपस में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारी स्टोरी में दूसरे दोस्त का रोल अदा करता है बाइको, जो खुद एक ऑयल मार्केटिंग और ट्रेडिंग कंपनी है। अब इस सारी हिस्ट्री को समझने के बाद अब हमें ये समझते हैं कि ये स्कैम हुआ कैसे और हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। हास्कल और बाइको दोनों एक जाहिरी एग्रीमेंट करते हैं। बाइको हास्कल को ऑयल देगा और चाहे तो पैसे 2 महीने बाद भी दे दे। यूं ही बाइको हास्कल को ऑयल देता है और हास्कल अपने बैंक एनबीपी से एक डेफर्ड पेमेंट की एलसी इशू करवाता है जो वो बाइको को दे देता है। तो बाइको एनबीपी से कहता है कि हमने ऑयल डिलीवर कर दिया। तो एनबीपी हास्कल से कंफर्म करता है तो हास्कल ऑयल रिसीव किए बगैर ही ये कंफर्म कर देता है कि ऑयल रिसीव हो चुका है। ये गेम चल रही थी, एनबीपी बाइको को डेफर्ड पेमेंट की एलसी इशू कर देता है और बाइको अपने बैंक यानी कि यूबीएल को एलसी देता है और कहता है कि एलसी एनबीपी से इशू हुई है, इसमें से कुछ पैसे आप काट लें और बाकी हमें दे दें और जब एनबीपी से फुल पेमेंट आएगी तो चाहे आप रख लेना। और ये एक नॉर्मल बात है, ये यूजुअली कंपनीज के दरमियान ऐसा होता है। यूबीएल झट से पेमेंट बाइको को ट्रांसफर कर देता है
भाई को एक सच्चे दोस्त होने का रोल अदा करता है और वो पैसे हॉस्टल को दे देता है कि अब वो जैसे चाहे पैसे इस्तेमाल करे, क्योंकि जब बैंक से कोई पैसा आता है तो उसका ऑडिट होता है, लेकिन इस पैसे का कोई ऑडिट नहीं हो रहा था, तो जैसे चाहे हॉस्टल ये पैसे इस्तेमाल कर सकता। 3 से 4 महीने गुजरते हैं, एनबीपी हास्कल से डिमांड करता है कि भाई हमारे पैसे। हास्कल यहाँ पर एक गेम खेलता है, जो लेटेस्ट एलसी से पैसे आए हुए होते हैं वो एनबीपी को दे देता है, लेकिन उससे पहले हास्कल कई ऐसी एलसी इशू करवा चुका होता है। तो इतनी सारी एलसी के पैसे हास्कल के ऊपर चढ़ जाते हैं तो हास्कल फाइनली डिफॉल्ट मार जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के 54 अरब रुपए डूब जाते हैं। जब एफआईएस सिंध एनबीपी से पूछती है तो एनबीपी कहता है भाई हमारा काम तो नहीं है कि एलसीज का चेक एंड बैलेंस है या किसी भी अपने बैंक अकाउंट का चेक एंड बैलेंस है, भाई हमारा काम है ट्रांजैक्शंस करना, ना कि किसी भी कंपनी का ऑडिट करना। जो कि उनकी भी बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि ये काम है ऑडिट फर्म्स का और ऑडिट कंपनीज का, जो कि खुद पैसे लेके ऑडिट ही नहीं करती सीधे। अब इस सारे स्कैम में नुकसान किस किस का हुआ? सबसे पहले तो एनबीपी का नुकसान हुआ, क्योंकि एनबीपी एक पाकिस्तानी सेमी गवर्नमेंट बैंक है, तो नुकसान हुआ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का। वो नुकसान हुआ हमारा यानी कि पाकिस्तानी अवाम का, हमारे मेहनत से जमा किए गए टैक्सों का। लेटेस्ट एफआईएस सिंध के मुताबिक ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है। अब इस सारे स्कैम के पीछे 30 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को पकड़ा गया और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की गई। अब इस वाकये को वैसे तो 1 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर इतनी खास पेशरफ नहीं हुई, क्योंकि स्कैम भी कुछ इस तरीके से प्लान किया गया था कि इसमें किसी भी एक सस्पेक्ट को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन 3 सस्पेक्ट्स में कंपनीज के टॉप ऑफिशियल्स, बैंक्स के मैनेजर्स और बैंक्स के टॉप ऑफिशियल्स शामिल हैं। अब इस सारी स्टोरी में स्कैम तो हुआ है, लेकिन हमारी रेगुलेटर अथॉरिटीज भंग पीकर सोई रही हैं। इतना बड़ा स्कैम हो गया, प्लान हो गया, स्कैम अपने मंतकीय जाम तक पहुंच गया, लेकिन रेगुलेटर कंपनीज को कोई असर नहीं पड़ा। आगे उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई बड़ा स्कैम ना हो जिससे पाकिस्तान की बिजनेस कंपनीज या बिजनेस अथॉरिटीज पर कोई बुरा असर न पड़े और पाकिस्तान की आवाम का पाकिस्तानी बिजनेस कंपनीज के ऊपर ऐसे ही यकीन कायम होता रहे। अपनी वीडियो को इख्तिताम खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से करेंगे। अल्लाह क़यामत वाले दिन उस शख्स की तरफ देखेंगे भी नहीं, चाहे उसकी जितनी मर्जी इबादत है, जिसकी जुबान के डर से लोग उससे मिलना छोड़ दें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें, और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि सीबेक पाकिस्तान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है तो वो भी वीडियो आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी। अल्लाह हाफिज़।